अध्याय 65। दुनिया का सबसे बुरा आदमी। मुझे तुम्हारी बाहों में रहना पसंद है, मैंने खुशी से कहा। क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो? मिल्टियड्स ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। बेशक, बच्ची। मिल्टियड्स जानता था कि अगर वो पूरी दुनिया में खोजता तो कोई और नहीं होता जो उसे बिना शर्त इतना प्यार करता जितना मैं करती थी। शायद इसीलिए उसे मेरा स्नेह दिलचस्प लगा, लेकिन समझ से बाहर। ऐसा लगता था जैसे वो लगातार इस सवाल से घिरा रहता था कि ऐसा क्यों है। हाँ अमेल, हाँ। उसका हाथ जो मुझे सहला रहा था धीमा हो गया, मानो उसे अपने अगले शब्द कहने में कठिनाई हो रही हो। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ? मिल्टियड्स ने मेरी आंखों में सीधे देखा, मानो मेरी आंखों में अपनी ही छवि देख रहा हो। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें पता चले कि मैं जितना तुमने सोचा था उससे भी बुरा हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं उसकी आवाज में आत्मनिंदा महसूस कर सकती थी। खैर, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, मैंने तुरंत कहा। उसे चुप देखकर मैंने अपना सिर झुकाया और हल्के से हंसते हुए पूछा, पिताजी, क्या आप बुरे इंसान हैं? क्या आप अभी बुरे हैं? मैंने मिल्टियड्स को जवाब देने के लिए संघर्ष करते देखा। वह अनश्योर लग रहा था कि क्या कहे, और उसके चेहरे पर एक परेशान करने वाला भाव था। शायद वो खुद भी अनश्योर था कि वो बुरा इंसान था या नहीं। मैंने धैर्यपूर्वक उसका इंतजार किया, लेकिन आखिरकार मैंने उसके हाथ पकड़े और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर तुम बुरे इंसान हो तो मैं और भी अच्छी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें बुरा बनने से रोकूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि कोई भी तुम्हें श्राप न दे सके या उंगली न उठा सके। मैं सब कुछ रोक दूंगी ताकि किसी को चोट न लगे। मैंने उसे ईमानदारी और दृढ़ता से आश्वस्त किया। पिताजी को इस जवाब की उम्मीद नहीं होगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगी? तो तुम मेरे साथ रहोगी? बेशक, मैं मुस्कुराई और मिल्टियड्स के हाथों को निचोड़ा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मैं मिल्टियड्स को बताना चाहती थी कि मैंने जो कहा वो सच में कहा था, भले ही मैं अभी भी उसकी अविश्वसनीयता महसूस कर सकती थी। तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगी? उसने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने सीधे जवाब दिया। मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता था और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी आवाज में ईमानदारी महसूस कर सकता था। मेरा जवाब सुनकर मिल्टियड्स को अनगिनत बार याद आया जब उसने गुप्त रूप से पीड़ा महसूस की थी। मुझे जाने बिना मेरे आने से उसके भीतर एक गहरी दबी हुई इच्छा फिर से जागृत हो गई थी, एक अच्छा इंसान बनने की। ये एक ऐसी उम्मीद थी जिसे उसने कई साल पहले भूली हुई भावनाओं के साथ छोड़ दिया था। क्या उसे ऐसे स्नेह महसूस करने की अनुमति थी? क्या उसे इसे स्वीकार करने का अधिकार था? उसने सोचा। हालांकि जैसे ही उसमें आशा फिर से जागी, एक छोटी और कपटपूर्ण आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मानो उसे ब्रेन वॉश कर रही हो। प्यार, विश्वास और भरोसा ऐसी कल्पनाएं हैं जिन पर केवल कमजोर लोग विश्वास करते हैं। किसी पर भरोसा मत करो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तुम एक राक्षस हो, उसने फुसफुसाया। लेकिन मिल्टियड्स विश्वास करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि एक संत एक दिन आसमान से गिरेगी और उससे इतनी तहे दिल से प्यार करेगी? यह प्यार, दोस्ती, विश्वास या आस्था नहीं था। ये शब्द इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त थे। मिल्टियड्स उस संत को चुकाना चाहता था जिसने उसे अनंत गर्मजोशी से नहलाया था। वह एक अच्छा, सम्मानजनक व्यक्ति बनना चाहता था। वह इस बच्चे को दिखाना चाहता था कि वह कितना महान हो सकता है। यह एक अपरिचित लेकिन कोमल भावना थी। मैं तुम्हें रोकूंगी, मैंने उसे गले लगाने के लिए खड़े होते हुए दोहराया। तुम्हें निश्चित रूप से करना होगा। सुनिश्चित करो कि तुम मुझे रोकती हो। मैंने पिताजी को रुकते हुए महसूस किया, क्योंकि मेरे छोटे शरीर की गर्मी ने उसे गर्म कर दिया था। ठीक है, मैं करूंगी। मैंने उसे अपनी छोटी बाहों में कसकर गले लगाया। अगले दिन दोपहर को मैं हारेल के साथ खेल रही थी जब मुझे ग्रैंड डचेस नॉयक्रोम से एक निमंत्रण मिला। ये क्या है? मैंने पूछा। एक चाय पार्टी का निमंत्रण, मार्गरेट ने कंधे उचकाते हुए मुझे लिफाफा दिया। मैंने अपना सिर झुकाया क्योंकि मेरी आंखें निमंत्रण को स्कैन करने लगीं। उसमें लिखा था कि सम्राट ने चाय पार्टी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी और मुझसे मेरी सुविधा के अनुसार उपस्थित होने का अनुरोध किया था। क्या ये एक बढ़िया मौका नहीं है? ये मेरे दूसरे पसंदीदा चरित्र के करीब आने का एक अवसर था। मेरी आंखें चमकने लगीं और मेरे चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई। हेल्सा रोज में ग्रैंड डचेस नॉयक्रोम की हवेली शाही परिवार द्वारा उसे वसीयत में दी गई थी। हालांकि यह 500 साल पहले बनी थी, ये शानदार और भव्य थी क्योंकि ये मूल रूप से सम्राट के महल के रूप में उपयोग करने के लिए बनाई गई थी।
गहरी झील से लेकर पत्थर के पुल तक परिदृश्य के बारे में सब कुछ एक कला का काम था। वाह, ये बहुत सुंदर है, मैंने प्रशंसनीय रूप से कहा जब एनोच ने मुझे गाड़ी से उतरने में मदद की। आपका स्वागत है, योर हाइनेस। उसने अभिवादन में मेरे हाथ के पिछले हिस्से को चूमने के लिए झुका और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, ग्रैंड डचेस नॉयक्रोम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं काउंट नॉयक्रोम थियोडोर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर थियोडोर। हम दोनों ने ऐसा नाटक किया जैसे ये हमारी पहली मुलाकात थी और एक दूसरे पर खूब मुस्कुराए। हमने अंदर एक जगह तैयार की है, कृपया मेरे पीछे आओ, अरियान ने मुझे ड्राइंग रूम की ओर ले जाते हुए कहा। जैसे ही मैं उसके पीछे चली, मैंने एक बार फिर लमेंट किया कि कैमरे का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। मैं अरियान को उसके अंदर के कपड़ों में देखने का दुर्लभ दृश्य इमोर्टलाइज करने की बेसब्री से कामना कर रही थी। पार्टी में अरियान ने अपने बालों को ऊपर की ओर बांधा था, लेकिन अब वे उसके कंधों पर स्वतंत्र रूप से गिर रहे थे। उसने एक ढीली शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसकी आरामदायक पोशाक उस पर अद्भुत लग रही थी और वो करीब से और भी खूबसूरत थी। मैं इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए संजोना चाहती थी। संत, कृपया अपने भावों पर ध्यान दें, लूसियाना ने फुसफुसाया। लूसी, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैं इस निवास का अक्सर उपयोग नहीं करती, इसलिए मुझे चिंता थी कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, अरियान ने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। इस जगह को इसके नाम पर खरा उतरने के लिए इसमें कुछ जान होनी चाहिए। मैं देवदूत की तरह मुस्कुराई। मेरे पीछे लूसियाना अपना सिर हिला रही थी। जल्द ही हम ड्राइंग रूम के एक खुले क्षेत्र में पहुंचे। खुले छत के पार एक सुरम्य उद्यान दिखाई दे रहा था। मैं पार्टी बगीचे में करना चाहती थी, लेकिन मौसम ठंडा रहा है, अरियान ने समझाया। इस बात के अलावा कि हवेली अच्छी तरह से गर्म नहीं थी, दृश्यावली बहुत सुंदर थी। मैं मुलायम सोफे पर बैठ गई और रखी हुई मिठाइयों और ताज़े निचोड़े हुए संतरे के रस का आनंद लेने लगी। इस चाय पार्टी में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, ग्रैंड डचेस, मैंने सम्मानपूर्वक कहा। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप इतनी दूर तक आईं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं सदमे में पलक झपकाई। ये पहली मुस्कान थी जो मैंने उससे देखी थी और ये सुंदर थी। वह हमेशा अपने चेहरे पर एक सख्त भाव रखती थी, इसलिए दुर्लभ मुस्कान ने मुझे खुशी के आंसू बहाने की इच्छा दिलाई। राहिल कितने धन्य थे कि उनके पास इतने सही जीन थे। मुझे लगा जैसे अरियान की मुस्कान ने मेरे जीवन में 500 साल जोड़ दिए थे। केवल उस दृश्य के लिए इतनी दूर तक यात्रा करना सार्थक था। योर हाइनेस, उसने पूछा। मैं बस थोड़ी भावुक हो रही थी। दृश्यावली अद्भुत है। हम बैठ गए और जल्द ही मैं स्वादिष्ट मिठाइयों, सुंदर दृश्यों और अद्भुत संगति का आनंद ले रही थी। सर थियोडोर, इसे आजमाएं, ये स्वादिष्ट है। आपको इसे खाना चाहिए, योर हाइनेस। हम दोनों को देखते हुए हमारे खेलने की छवि अरियान के मिल्टियट्स के साथ मजाक करने के समय से ओवरलैप करती हुई लगी और उसने पूछा, क्या महामहिम आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? हाँ, मेरे त्वरित जवाब पर उसका भाव नरम पड़ गया। उन्होंने तुम्हें कैसे गोद लिया? मैंने उसे गोद लिया। मैंने सब कुछ विस्तार से समझाने में सावधानी बरती ताकि कोई गलतफहमी न हो। मैंने अरियान को ये भी बताया कि हमने अपने अंतिम नाम राहिल हान में कैसे बदल दिए। एक नया नाम, अरियान ने इस खबर पर चुपचाप बड़बड़ाया। हम अभी तक अपना समय इत्मीनान से बिता रहे थे और मैंने सोचा कि क्या दिन के मुख्य विषय को उठाने का समय आ गया था। तो तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? अरियान को झिझकते देखकर मैं जान गई कि उसे बोलने से पहले ही मुझसे एक अनुरोध था। आखिरकार मैं अपने दूसरे पसंदीदा चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ संत। चूंकि आप मुझे संत के रूप में संबोधित कर रही हैं, तो मेरा अनुमान है कि आपको मेरी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। अरियान ने सिर हिलाया और अपनी सीट से उठकर मेरे सामने घुटने टेक दिए। कृपया थियोडोर की बीमारी का इलाज करें, संत, उसने याचना की। थियोडोर के लिए अरियान का प्यार पूरे राहेल में अच्छी तरह से ज्ञात था। थियोडोर ठीक से बोल भी नहीं पाता था। अरियान ने उसे बचाने के लिए मिल्टियट्स के प्रति एक नाइट के रूप में अपनी वफादारी का वचन दिया था। ये एक प्रसिद्ध कहानी थी, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। उपन्यास में थियोडोर की बीमारी का कोई उल्लेख नहीं था, जिसमें केवल ये कहा गया था कि वो एक दिन गायब हो गया था। थियोडोर के जाने के बाद अरियान ने अपनी तलवार मिल्टियट्स के खिलाफ कर दी। सभी ने सोचा कि वो बाद की लड़ाई में मर गई, लेकिन वो बच गई और 10 निषिद्ध डोमेन में से एक एग्रेन वेटलैंड्स में छिप गई।
वहीं उसने बाद में काइस से मुलाकात की, जो मौत के कगार पर था, और उसे निषिद्ध डोमेन में जीवित रहना सिखाया। जैसे ही अरियान उपन्यास में दिखाई दी, मैं तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो मेरे दूसरे पसंदीदा होने का एक कारण थी। फिर भी मैं हमेशा क्यूरियस रही थी कि उसे मिल्टियड्स को धोखा देने के लिए क्या प्रेरित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थियोडोर इसमें शामिल होगा। अब कमरे में केवल थियोडोर और मैं बचे थे। मैंने अरियान से कहा था कि मैं थियोडोर का इलाज इस शर्त पर करूंगी कि हम अकेले रहें, इसलिए वो चली गई थी। मेरा अनुरोध सुनने के लिए धन्यवाद। थियोडोर ने मुझे एक कमजोर मुस्कान देते हुए कहा, धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर तुम मेरे चाचा हो। क्या तुम मुझे अपने लक्षणों के बारे में और बता सकते हो? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मुझे ठीक से सांस नहीं आती, और फिर मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ। कई बार मैं बेहोश हो जाता हूँ। तब मैं कुछ दिनों, कभी कभी तो महीनों तक बेहोश रहता हूँ। ये गंभीर लगता है, मैंने कहा। मैं इस बीमारी के कारण कुछ भी नहीं कर पाता था। मैंने कभी खेला नहीं, पढ़ाई नहीं की या तलवार का अभ्यास नहीं किया। थियोडोर ने रायली मुस्कुराया। उसकी सुनहरी आंखों में उदासी थी। खैर, मुझे संदेह है कि मैं इस बीमारी के बिना भी कुछ कर पाता। महामहिम मुझे जो कुछ भी करता हूँ उससे नफरत करते हैं। मैं इस दयनीय कारण से हैरान थी कि थियोडोर के कोई दोस्त क्यों नहीं थे। उसे सांत्वना देने के लिए शब्द न मिलने पर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो चाचा, तुम्हारे पास मैं हूँ। थियोडोर पहली बार चमकीले ढंग से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान ने मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास कराया। समस्या ये थी कि ये दिव्य शक्ति से इलाज करने योग्य एक सामान्य बीमारी नहीं थी। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि थियोडोर का शरीर दिव्य शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता था। चाचा, क्या आप मुझे वो सब कुछ बता सकते हैं जो आपने इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए किया है? मैंने पूछा, कुछ सुराग पाने की उम्मीद में। थियोडोर ने सिर हिलाया, लेकिन फिर वो रुक गया। अमेल, हम गुप्त दोस्त हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम मेरी एक बात सुनोगी? थियोडोर ने एक अपरिचित नजर से मुझे घूरते हुए पूछा। क्या है? वह घबराकर निगल गया। मेरी बहन को बताए बिना मुझे महामहिम से बात करने दो। कहानी जारी रहेगी।